अगर हम इस रेनेसां पीरियड को फर्दर अगर डिवाइड करें अपनी आसानी के लिए, ख़ास तौर पे इस सेंचुरी को, जो 16th सेंचुरी है, जिस सेंचुरी में शेक्सपियर पैदा होता है, इस सेंचुरी को जो इंग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट रही, अपना सबसे ग्रेटेस्ट जो ऑथर है वो इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया, एवर ग्रेटेस्ट ऑथर। और इसको अगर हम आगे देखें तो इसे 2-3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक अर्ली पीरियड है, अर्ली रेनेसां का पीरियड, जिसमें रेनेसां स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यूटोपिया थॉमस मोर जो अपनी बुक लिखते हैं, उसके साथ एक रेनेसां पीरियड स्टार्ट होता है। एक नई सोच, एक लिटरेचर में नया एंगल, ह्यूमनिज्म स्टार्ट होता है, साथ साइंस, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट होती हैं। तो एक तो अर्ली पीरियड है जिसमें हेनरी एट और एना बोलीन की स्टोरी भी साथ चलती है और उसमें कुछ लोगों की जान भी जाती है, और एक ये पीरियड। उसके बाद जब हेनरी एट की बेटी एलिजाबेथ क्वीन बनती हैं, तो फिर वो पीरियड है विच इज कॉल्ड एलिजाबेथन पीरियड। तो पहला एक अर्ली हम रेनेसां कह सकते हैं, और एक एलिजाबेथन पीरियड आ जाएगा जो सबसे बेस्ट पीरियड है रेनेसां का। और इसके बाद भी रेनेसां का एक पीरियड है, एलिजाबेथ की डेथ के बाद का जो पीरियड है, उसमें भी थोड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल देखने में हमें मिलता है। वो आगे चल के हम उसको देखेंगे, लेकिन उसमें फिर एक यानी प्री एलिजाबेथन पीरियड हमारे पास एक रेनेसां में आ जाएगा, या हेनरी एट का पीरियड, और उसके बाद एलिजाबेथन एज आ जाएगी दरमियान में। इसी एज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। और फिर पोस्ट एलिजाबेथन टाइम आ जाएगा, जिसमें प्योरिटन भी उसे कहा जाता है, प्योरिटन टाइम भी कहते हैं समटाइम्स। तो हमने इसमें अभी सबसे पहला हिस्सा इसका कवर किया था रेनेसां का, जिसे आप प्री एलिजाबेथन पीरियड कहेंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे रिच और फ्रूटफुल एज के अंदर, एलिजाबेथन लिटरेचर के अंदर। तो एलिजाबेथन लिटरेचर जो हमारे पास आता है, इसमें जो बड़े बड़े नाम हमारे सामने आते हैं, एनलॉर्ज कर लेता हूँ मैं टेक्स्ट जाके, आपको ये क्लियरली नजर आए। आई होप सो यू कैन बेटर to see that in a better position. Elizabethan literature after the fallow, the flower in 1552 were born. Okay. एडमंड स्पेंसर पोइट्री में जो हमें चौसर की बराबरी करते नजर आते हैं। हमने पीछे पढ़ा था ना कि चौसर को इमिटेट तो किया, उसके काफी शागिर्द पैदा हुए, लेकिन चौसर के कद काठ का आथर कोई हमें नजर नहीं आता पिछली 15th सेंचुरी के अंदर। 14th सेंचुरी जैसे ही चौसर की डेथ होती है, पिछली एक सदी में हमें कोई बड़ा आथर, बड़ा पोएट जो चौसर का की बराबरी कर सके, इक्वल टू चौसर हो सके, जब नियर अबाउट चौसर भी हो सके, तो हमें नजर आता है चौसर की बराबरी करने वाला एक पोएट एडमंड स्पेंसर। वाल्टर रेले, फिर एक और बड़ा नाम हमारे सामने आता है फिलिप सिडनी, जो ना सिर्फ पोइट्री करते हैं, प्रोज करते हैं, बल्कि क्रिटिसिज्म की बुनियाद भी रख रहे हैं। इंग्लिश क्रिटिसिज्म यहीं से स्टार्ट होता है इन्हीं के साथ। जॉन लिली पोइट, प्रोज में बहुत बड़ा नाम, यूफियस, आगे इनका वर्क देखेंगे। रिचर्ड हुकर। दिस जनरेशन began what was completed by the Christopher Marlowe and William Shakespeare and John Donne and Ben Jonson. ओके, अर्ली टाइम पे हम देखते हैं पहले स्पेंसर, वाल्टर रीले, फिलिप सिडनी, लिली एंड रिचर्ड हुकर, और बाद में क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, जॉन डन एंड बेन जॉनसन। तो ये नाम हमें नजर आते हैं एलिजाबेथन पीरियड के अंदर। इसे आप आइडिया ला सकते हैं, इनमें से काफ़ी सारे नाम को आपने पढ़ा हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनकी बहुत अहमियत है। Sidney and Spencer were the pupils of humanist schools, and their writing show a new conscious art and the formal perfection। जो न्यू रेनेसां के अंदर हम जो मिडल एज से हट कर हमें चीज़ नज़र आती है, जो टर्न हमें नज़र आता है, वो अब थियोसेंट्रिक जो वर्ल्ड थी मिडिल एज की या ओल्ड एज की, तो बिल्कुल ही थियोसेंट्रिक थी। मिडिल एज में भी मजहब जो उसका नज़रिया बहुत गालिब था उसके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। आपने सारा काम देखा, इवन चौसर ने भी अपनी चीज़ों को जो है वो जो अपनी स्टोरीज को वीव किया है, वो काफ़ी हद तक रिलीजियस थीम लेने पे वो बाउंड था, और कहीं कहीं उसने इंडिपेंडेंस शो की है। तो इसी वजह से हमने कहा था कि चौसर जो है अपने अपने एटीट्यूड में, अपने हैंडलिंग ऑफ थीम के अंदर, हैंडलिंग ऑफ पोइट्री में,
अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपने फीचर में बेसिकली रेनेसां पर्सन लगता है, लेकिन अपने वक्त से वो 100 साल पहले पैदा हो गए, यानी 100 साल बाद की थिंकिंग थी उसकी, जो एलिजाबेथन एज में प्रैक्टिस होती है, ह्यूमनिज्म स्पेशली। और साथ क्या तब्दीली आ चुकी थी, दैट वाज लिंग्विस्टिक चेंज। ओके, लास्ट टाइम भी हमने देखा था इसके ऊपर लैंग्वेज में, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन हमने देखा वो स्टैब्लिश होना शुरू हो गई थी मिडल एज के एंड के ऊपर, करीब करीब जाके, कि एक इंग्लिश का जो लंदन का जो एक्सेंट है, जो क्वीन या किंग्स की जो लैंग्वेज है, उस टाइप के डायलेक्ट को अब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा हासिल हो चुका था। और बाकी जितनी भी वैरायटीज हैं, ये लास्ट टाइम में चौसर के साथ हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा कि डिफरेंट किस्म की ना सिर्फ लोग फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश में लिख रहे थे जैसे गॉवर हैं, बल्कि जो इंग्लिश में लिख रहे थे वो भी कोई लंदन का जो है वो तरीका और था लिखने का और पढ़ने का इंग्लिश का, यानी डायलेक्ट और था, यॉर्कशायर का और था, तो किसी और काउंटी का और था, स्कॉटलैंड का और था। तो इसी तरह ढेर सारी इंग्लिशेस वजूद में आ चुकी थी विद इन इंग्लैंड। तो बाद में ये सोचा गया कि इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, फिक्स किया जाए, और ये फिक्स होने का प्रोसेस चलता जाता है। और फिर आगे जाके डॉक्टर जॉनसन की एज में जाके आगे हम पढ़ेंगे, जब वो पहली डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, पहली डिक्शनरी जो है वो दुनिया को डॉक्टर जॉनसन ने दी, क्योंकि डिक्शनरी फिक्स कर देती है चीज़ों को, स्पेलिंग को फिक्स कर देती है, प्रोनाउंसिएशन को फिक्स कर देती है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो चल चुका था। और सबसे ज़्यादा जो जो प्रेस्टीज दी जा रही थी वो लंदन में जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे आप पावर का रोल देख सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों जो ज़बान बोलने वाले, जिनके पास पावर थी, जिनके पास पैसा था, उन लोगों की जो ज़बान है, उनका जो डायलेक्ट है, वो एक इंग्लिश आरपी के तौर पे हमारे सामने आता है। उनकी प्रोनाउंसिएशन भी को भी एक्सेप्ट किया गया, उनके ग्रामर, उनकी लैंग्वेज को, वो वाली इंग्लिश जो है वो एस्टैब्लिश की गई और फिर पूरी दुनिया में वही फैलाई गई। हम भी वही जानते हैं सिर्फ। अब इस एज में भी एक लिंग्विस्टिक चेंज और आ गया था। व्हाट वाज दैट लिंग्विस्टिक चेंज? सच एज द लॉस ऑफ द फाइनली मेड मेनी 15th सेंचुरी पोएट्स लूज देयर मीटर। अब प्रॉब्लम ये आ गया था, मीटर पे मुझे एक लेक्चर आपको देना पड़ेगा कि आखिर ये फुट और मीटर है क्या चीज़, जो पोइटिकल डिवाइसेस हैं, ये पोएट ये बात हम करते हैं, इस पर हम अलग से ना वेरी सून एक लेक्चर करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि ये पेंटामीटर आखिर है क्या, हेक्सामीटर क्या है। तो इन इन चीज़ों पे ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना है अलग से। लेकिन यहाँ हम क्या सीख रहे हैं कि फाइनल ई जो है, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के लफ्ज थे जिनमें एंड के ऊपर ई बाकायदा से प्रोनाउंस होता था, वो खत्म हो गया था। ठीक है, अब उसको प्रोनाउंस नहीं करते थे। जब एंड के ऊपर वो जो ई को प्रोनाउंस ई, अब ई की जो साउंड है वो खो दी थी, ये इन्फ्लेक्शन इसको हम कहते हैं। वो लास्ट जो इन्फ्लेक्शन फोनीम था जिसे प्रोनाउंस करते थे, जो वाउल साउंड होता था, उसको खत्म कर दिया गया था 15 और 16 सेंचुरी में आकर। सो हुआ क्या, इसका क्या नतीजा निकला? तो इससे पहले जितनी भी पोइट्री की जा रही थी उसमें तो इसका ख्याल रखा जाता था जिससे साउंड और म्यूजिक पैदा होता था। सो चौसर म्यूजिक वाज इनऑडिबल टू ट्यूडर ईयर्स। इस वजह से, क्योंकि चौसर का जो म्यूजिक है वो कैसे समझ में आएगा, क्योंकि वो लास्ट जो राइमिंग है वो सारी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि अब जो इंग्लिश के स्पीकर होंगे वो ई प्रोनाउंस ही नहीं करेंगे, एंड के ऊपर जो ई आएगा उसको वो प्रोनाउंस नहीं करते। उस टाइम पे प्रोनाउंस करते थे बाकायदा से उसको, जिसकी वजह से जो चौसर ने पोइट्री की होगी वो तभी समझ में आएगी जब आप उसे प्रोनाउंस करेंगे, तो म्यूजिकल इफेक्ट आपको आप ग्रास्प कर पाएंगे। इसी वजह से ये लाइन अब आपको समझ आ रही होगी। चौसर म्यूजिक जो उसने क्रिएट किया, जो राइम स्कीम, जो म्यूजिक क्रिएट किया अपनी पोइट्री से, इट वाज इनऑडिबल टू द ट्यूडर ईयर्स। सिडनीज वर सेट अ स्टैंडर्ड टू द एलिजाबेथन। अब जो सिडनी जो पोइट्री करेगा, ये नए जो स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश है, राइटिंग्स और स्पोकन दोनों जो है, उसके मुताबिक एक नया फैशन जो है वो स्टार्ट होगा यहाँ से। दैट वाज द लिंग्विस्टिक चेंज। तो हम ये जो एलिजाबेथन पीरियड, जैसे हमने कहा कि हम रेनेसां को भी 3 हिस्सों में बांट लिया था, जो प्री एलिजाबेथन टाइम को, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये वहाँ से बिलोंग करते हैं लोग, फिर एलिजाबेथन टाइम जिसमें हम अभी स्टार्ट कर दिया हमने, और फिर हम आगे जाके एलिजाबेथन के बाद आने वाले टाइम को देखेंगे।
वी विल स्टडी एलिजाबेथन ईरा, जो अब जो एलिजाबेथन हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमने मिक्सअप अभी एक जायजा लिया है, कौन कौन से बड़े नाम है वो सारे आपने देख लिए। इन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके क्या क्या काम थे, लेकिन इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। नॉन ड्रामेटिक पोइट्री और प्रोज को पहले देखेंगे और फिर शेक्सपियर और ड्रामा को अलग से देखेंगे। यानी ड्रामेटिक जो वर्क है, यानी हम इस तरह करेंगे कि एलिजाबेथन एज के अंदर, एलिजाबेथन इरा जो रेनेसां एज के अंदर एक एज हमने बना ली है, उसमें हम दो हिस्सों में चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले हम नॉन ड्रामेटिक चीज़ों को देखेंगे, यानी ड्रामा को अभी हम ज़हन में नहीं रखेंगे, ठीक है, वो इसी एज में हो रहा होगा, लेकिन हमने इसको बांट लिया दो हिस्सों में। क्योंकि अगर इस एज की सबसे जो डोमिनेंट प्रोडक्ट है अगर आप एलिजाबेथन एज की सबसे डोमिनेंट जॉनरा निकालेंगे, एक ही जॉनरा, तो वो है ड्रामा, और फिर एक ही पोएट या एक ही ऑथर निकालेंगे तो वो है शेक्सपियर। इसलिए हम ड्रामा के जॉनरा को थोड़ा सेपरेट भी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है और सिग्निफिकेंट भी है। तो चलिए हम नॉन ड्रामेटिक से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो एलिजाबेथन टाइम में जिसने नई जो इंग्लिश के नए स्टैंडर्ड सेट हो गए थे उसको यूज करते हुए जो काम किया, उनमें सबसे पहला नाम आता है सर फिलिप सिडनी का। ओके, इनका नाम आप जानते होंगे। वो एक काम है जिसको कहते हैं डिफेंस ऑफ पोइजी, ये जो नीचे है ना, इसको जो कि सिलेबस में पढ़ाया जाता है, डिफेंस ऑफ पोइजी, डिफेंस ऑफ पोइजी या डिफेंस ऑफ पोइट्री के नाम से। तो आप ये कुछ ना कुछ जानते हैं इसके बारे में। एमए के बच्चों को तो मुझे याद है, मैंने पढ़ाया था मंडी बहाउद्दीन में भी। सो स्टार्ट ये करते हैं कि द फेम ऑफ द स्पेंसर्स फेरी क्वीन should not conceal the primacy in the non-dramatic poetry of Sir Philip Sidney. Although ये बात ठीक है कि अगर आप पोइट्री पे नजर डालेंगे तो स्पेंसर का जो वर्क है वो बहुत आला है, वो बहुत आला पाई का है और बहुत उम्दा है, और उसको सरपास नहीं कर सकती कोई चीज। लेकिन सिडनी ने स्टार्ट जरूर किया और बहुत अच्छा काम किया है। टू होम स्पेंसर डेडिकेटेड हिज अप्रेंटिस वर्क द शेफर्ड्स कैलेंडर। ठीक है, फिलिप सिडनी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, और फिलिप सिडनी को शेफर्ड्स कैलेंडर डेडिकेट भी की गई। और शेफर्ड्स कैलेंडर और फेरी क्वीन, ये फिलिप सिडनी के काम नहीं है, अभी उनके आगे हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि स्पेंसर का जो काम है वो कंपैरेटिवली सिडनी से ज्यादा बेहतर समझा जाता है। और दोनों बड़े फेमस वर्क हैं, फेरी क्वीन जिनकी स्पेलिंग जरा ओल्ड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्पेंसर जो है वो अभी अपने स्पेलिंग जो है वो पुराने ही रखे हुए हैं, अभी स्टैब्लिश होने वाले स्पेलिंग को फॉलो नहीं कर रहा है। और शेफर्ड्स कैलेंडर में भी आप देख लें तो शेफर्ड की स्पेलिंग ये वो नहीं है जो अब इस वक्त हम लिखते हैं। हाउएवर ये हिस्सा जो हमने सिडनी के लिए रखा है, तो स्पेंसर को आगे उन पर बात करेंगे, इन दोनों वर्क्स के ऊपर कमिंग पेज के ऊपर। सिडनी लेड अ ग्रुप विच sought to classicize English meter, okay, called the Areopagus. Areopagus एक इन्होंने ग्रुप बनाया सिडनी ने, ओके, और सिडनी चाहते थे कि वो क्लासिसाइज कर दें इंग्लिश मीटर को। इंग्लिश मीटर को क्लासिसाइज करने का मतलब है कि वो इंग्लिश में ऐसी पोइट्री करें जो लैटिन और फ्रेंच के स्टैंडर्ड पे हो, ओके, या ग्रीक के स्टैंडर्ड पे हो, यानी लेवल इसका इतना ज्यादा हो जाए, उनकी ये कोशिश थी। सिडनी सन ऑफ द गवर्नर ऑफ आयरलैंड, काफी एलीट क्लास से बिलोंग करते थे, आयरलैंड के गवर्नर के बेटे थे। had public ambitions of which his writing as was a part. Some said that his end was not writing even while he wrote. तो कुछ तो कहते हैं कि राइटिंग के अलावा भी उनका पॉलिटिकल भी अपना एक कैरियर था, और राइटिंग उनका सिर्फ एक साइड है राइटिंग जो हम देख सकते हैं फिलिप सिडनी की। इसलिए आगे हम देखेंगे फिलिप सिडनी की जो डेथ है वो एक नॉर्मल नहीं है, वो एक से कह सकते हैं कि एक वॉर के दौरान होती है। इन 3 years सिडनी रोट 3 books each of a kind new in English। जैसे उनका मिशन था कि न्यू काइंड ऑफ लिटरेचर इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसका जो मेरिट है वो दूसरी क्लासिकल लैंग्वेजेस के, ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच भी काफी आपको पता है एलीट क्लास की लैंग्वेज समझी जाती थी, उसके बराबर हो।
सो सिडनी ने 3 किताबें लिखी हैं, वो फेमस जो वर्क हैं 3 इसके हैं सिडनी के सिर्फ। आर्केडिया, सो आर्केडिया और रोमांस एक लिखी है उन्होंने। रोमांस लिटरेचर अभी भी मिडिल एज के बाद हम देखते हैं कि अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। रोमांस लिटरेचर का जो टेस्ट है आवाम के अंदर अभी भी पाया जाता है, लेकिन अभी फ़र्क सिर्फ ये आ जाएगा कि ये इसमें ह्यूमनिज्म का थोड़ा टच आ जाएगा, ठीक है, मॉडर्निटी इसके अंदर हमें नजर आएगी। तो अ फॉर्मल डिफेंस ऑफ पोइजी एंड द सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। तो इन्होंने 3 काम किए। आर्केडिया एक रोमांस लिखी है फिलिप सिडनी ने, दूसरा क्या काम किया है, एक क्रिटिसिज्म की बुक लिखी है जिसमें पोइट्री को डिफेंड किया है इन्होंने। अपने जो आर्ट ऑफ पोइट्री है जिसको लोगों ने कंडेम शुरू कर दिया था कुछ लोगों ने, वो आगे हम उस बंदे का भी जिक्र करते हैं। और सोनेट्स लिखी हैं, एक सोनेट्स की कलेक्शन पब्लिश की थी, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। The Arcadia is an entertainment for the family and the friend, offering positive and negative moral and public ideals to the governing class to which they belong। जो कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि ये गवर्निंग क्लास से बिलोंग करते थे, एलीट क्लास से, जो रूलिंग क्लास थी इंग्लैंड के अंदर। सो सिडनी ने आर्केडिया लिखा जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉरल लेसन्स, ओके, काफ़ी एलिगोरिकल एक वर्क है और काफ़ी लेंथी वर्क इसको कहते हैं कि ये आज के तो शायद 4-5 नॉवेल्स के बराबर होगा, बड़े बड़े जो नॉवल हैं तो उसको मिला लें। और समटाइम इट इज़ कॉल्ड के, और इट इज सेड के सिडनी ने ये जो है ना अपनी सिस्टर के को डेडिकेट किया और उनके कहने पे ये लिखा, उनकी खुशी के लिए लिखा था अपनी सिस्टर के लिए। वो भी काफ़ी फेमस हुई क्योंकि उन्होंने बाद में इनका जो आर्केडिया का जो अगला वर्जन है वो उन्होंने बाद में पब्लिश करवाया था। इट इज इन प्रोज डिवाइडेड बाय द वर्स एक्लॉग्स। तो ये जो वर्क है आर्केडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि काफ़ी लंबा ये वर्क है और एक रोमांस है और इसके अंदर मॉरल लेसन्स मौजूद हैं। तो ये एक प्रोज वर्क है बेसिकली, तो ये एक प्रोज है, लेकिन इसके अंदर वर्स एक्लॉग्स हैं। एक्लॉग्स मतलब कह लें कि डायलॉग्स होते हैं, छोटे छोटे डायलॉग्स हैं बिटवीन 2 कैरेक्टर्स जो वो बारी बारी करेंगे। और पोइट्री फॉर्म में, जब वो डायलॉग करते हैं तो पोइट्री फॉर्म में करते हैं, और जब कहानी सुनाई जाती है तो प्रोज फॉर्म में, ठीक है, नरेशन सारी प्रोज में है, जबकि कैरेक्टर्स के जो डायलॉग हैं उनको हम एक्लॉग्स कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो वर्स डायलॉग्स, ओके। सिंगिंग कंपटीशंस बिटवीन शेफर्ड, स्पेशली इसका ये मतलब होता है कि वो जब आपस में समटाइम कंपटीशन करते थे, सिंगिंग कंपटीशन, तो ज़ाहिर है वो म्यूजिकल होगा, पोइटिकल होगा, वो दरमियान में सॉन्ग्स वगैरह शामिल किए गए इसके। In 1577, when they began the first version, he was 25 and he finished it in 1580। थोड़ी सी डेट अगर आप याद कर लें तो 1580 में फर्स्ट वर्जन इन्होंने पब्लिश करवाया था और बाद में से और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो इनकी सिस्टर ने बाद में से दूसरा वर्जन जो है उन्होंने पब्लिश करवाया था। तो हम इसे आर्केडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ओल्ड आर्केडिया and new Arcadia। In 1580 he wrote his defense, and in 1582 to 4 rewrote the first half of Arcadia। This was published in 1590 और बाद में इन्होंने इसको दोबारा से जैसे देखिए आप लिखा, और 1580 में इन्होंने डिफेंस भी लिखी है, डिफेंस ऑफ पोएजी। And in 1590 but superseded in 1593 by sisters composite version, ठीक है। इनकी सिस्टर ने फिर जो डिफरेंट पार्ट्स उनको एक साथ इकट्ठा करके जो काउंटस थी, इनकी सिस्टर भी ज़्यादा एलीट क्लास से बिलोंग करती थी। काउंटस जो काउंट होते हैं, ये नवाब कह लें, एक रैंक है, एक टाइटल है, नवाबन आप इसे कह लें। द काउंटस ऑफ पेम्ब्रोक इनकी सिस्टर थी, पेम्ब्रोक की काउंटस थी, तो उनके नाम से ये फेमस हुआ है, द काउंटस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। सो आर्केडिया जो है इज आल्सो ए प्ले बाय टॉम स्टॉपर्ड। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि अगर तो आर्केडिया आपके पेपर में आता है कि एक प्ले है जो लिखा है, तो ज़हन में रखिएगा कि आर्केडिया जो प्ले है वो
टॉम स्टॉपैर्ड ने लिखा है, जो ब्रिटिश प्ले राइट है, 1933 उन्होंने भी आर्केडिया नाम का एक ड्रामा लिखा था, और यकीनन उन्होंने ये टाइटल फिलिप सिडनी के इसी वर्क से, रोमांस से ही लिया है। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। और जैसे हमने देखा ना, कुछ वर्क्स हैं जिनको दोबारा से शेक्सपियर ने भी वही नाम लिए हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को जब मैं बताता हूँ तो ध्यान से नोट डाउन करते हैं। तो आर्केडिया प्ले अगर पूछा जाए तो वो टॉम स्टॉपैर्ड ने लिखा है, और आर्केडिया जो रोमांस है वो एलिजाबेथन एज के अंदर फिलिप सिडनी लिखते हैं सबसे पहले, और ये सेकंड जो आर्केडिया है ये कॉपी कर रहे हैं टाइटल को। सो आर्केडिया पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जिनका दूसरा कलेक्टिव वर्जन जो अपीयर हुआ था। द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, जो हमने कहा इनकी सिस्टर थी सिडनी की, कंटिन्यूड हर ब्रदर्स वर्क रिवाइजिंग आर्केडिया एंड कंप्लीटिंग हिज ट्रांसलेशन ऑफ द साम्स विद हर ओन एक्सीलेंट वर्जन इन फ्री एंड इन्वेंटिव फॉर्म। उन्होंने एक बुक बाद में ये पब्लिश करवाई, ये देखें, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, रिटन बाय सर फिलिप सिडनी। ये पुराने आप नाम के स्पेलिंग भी देख सकते हैं। ये लंदन में प्रिंट हुई, ये देखें 1590, एनो डोमिनाई पूरा लिखा उन्होंने, एडी की बजाय एनो डोमिनाई 1590 में ये था उसका टाइटल। You can see this Arcadia book. Arcadia dedicated to his sister Mary Herbert, the Countess of Pembroke. उनका नाम मैरी हर्बर्ट था। She was Countess थी Pembroke प्लेस की, जो स्टेट है। Shakespeare used an episode from Arcadia as the source for the Gloucester's subplot in King Lear. शेक्सपियर का जो प्ले है किंग लियर, उनका जो एक एपिसोड है वो काफी उन्होंने आर्केडिया से लिया है, उसके काफी एलिमेंट्स जो आर्केडिया से लिए हैं। तो इन फिलिप सिडनी का आप असर देख सकते हैं आने वाले राइटर्स के ऊपर। द आर्केडिया ड्रॉज ऑन ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश एंड फ्रेंच रोमांसेस। अगर हम आर्केडिया के सोर्सेज देखें तो उन्होंने कुछ एलिमेंट तो ग्रीक से ले लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्केडिया जो टाइटल है, आर्केडिया एक आइलैंड है ग्रीक के अंदर, एक ग्रीक के अंदर आइलैंड का नाम है आर्केडिया, तो इन्होंने आर्केडिया वो टाइटल ले लिया। दैट इज ओरिजिनली अ प्लेस इन, मे बी एन इमेजिनरी प्लेस इन ग्रीस। उसके अलावा इटालियन सोर्सेज हमें नजर आते हैं, स्पेनिश एंड फ्रेंच रोमांसेस की जो असरात हैं वो इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। इट्स स्टोरी इज इन 5 प्रोज एक्ट्स। और उसके अलावा इनकी जो ये कहानी है ना, ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाय द वर्स फर्दर, यानी प्रोज है, अंदर से वर्स है, वर्स और प्रोज को भी मिक्स कर दिया है। वर्स नैरेटिव है, प्रोज डायलॉग्स और सॉन्ग्स हैं, सिंगिंग कंपटीशन जैसे हमने कहा, एक्लोग्स हैं इसके अंदर, और ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, 5 प्रोज एक्ट्स, ठीक है। जैसे कि ग्रीक में ड्रामा जो है ना वो 5 स्टेजेस में डिवाइड होता था, बिल्कुल ये उसी तरह से। इट्स स्प्लेंडेड स्केल prefigures the fairy queen, but Arcadia was finished then half rewritten, whereas Spenser's poem is far from complete. तो अगर इसे फेरी क्वीन से कंपेयर करें, फेरी क्वीन जो कि एक एपिक रोमांस है बाय स्पेंसर। अब स्पेंसर ने भी एक बड़ा काम किया अपनी जगह पे, लेकिन अतः कि कहते हैं कि उनका काम ज्यादा अच्छा है और ज्यादा आप बेहतर उन्हें शायर कह सकते हैं इस मामले में। लेकिन एक फर्क जरूर है कि याद रखने वाला ये पॉइंट भी है, आर्केडिया कंप्लीट है और फेरी क्वीन मुकम्मल नहीं हो सकी थी, स्पेंसर की डेथ हो गई थी और वो उसे मुकम्मल नहीं कर सके थे। सिडनीज रोमांस टेल्स द स्टोरी ऑफ द 2 princes shipwrecked ऑन द शोर ऑफ आर्केडिया। अब होता क्या है कि 2 प्रिंस हैं, आर्केडिया के अंदर क्या है, थोड़ा सा इसकी इनसाइड स्टोरी देख लेते हैं। जिनका जहाज डैमेज हो जाता है, तो 2 शहजादे जो हैं वो एक आर्केडिया जगह पर पहुंच जाते हैं अचानक से, ओके। और द होम ऑफ द पैस्टोरल पोएट्री, बेसिकली जहां पे ये सारा सीन सेट किया गया, they disguise themselves and fall in love with the daughters of
बेसिलियस। तो उनके जो बादशाह है ना आर्केडिया के, आर्केडिया जो जगह है उसका बादशाह है बेसिलियस। सो बेसिलियस इज द किंग, or who has withdrawn to live with the shepherds in order to avoid the oracle's prophecy। अब होता क्या है कि बेसिलियस जो बादशाह है आर्केडिया का, वो ओरेकल के पास जाता है, जैसे आपको याद होगा इडिपस रेक्स में कि बादशाह ओरेकल्स को विजिट करते थे। तो इस रोमांस में भी ऐसी है, बेसिलियस जो है वो बादशाह जाता है ओरेकल के पास, और ओरेकल उसे बताता है कि क्या, उसे बताता है कि ये चीजें उसे बताता है, प्रोफेसी दैट एल्डर्स डॉटर पैमेला, जिसकी एल्डर डॉटर हैं, shall be seduced his younger come to an unnatural love। दो बेटियां होती हैं, बताता है कि तुम्हारी जो बड़ी बेटी है वो सेड्यूस हो जाएगी, घर से भाग जाएगी, आप कह लें इलोप भी करेगी, और दूसरी जो है वो उसकी जो लव है वो भी अननेचुरल होगा, और ही कमिट्स अडल्ट्री विद हिज ओन वाइफ। ये एक बड़ा स्ट्रेंज सा प्रोफेसी थी, अपनी ही बीवी के साथ अडल्ट्री कमिट करे हुए। तो एंड हिज सन्स इन लॉ इज अक्यूज्ड ऑफ हिज मर्डर, और इसके जो करीबी लोग हैं या सन्स इन लॉ हैं, वो इसके मर्डर का अक्यूज उनके पे लगेगा। तो अब ये जो प्रोफेसीज उसे मिलती हैं तो वो बिल्कुल इडिपस की तरह, जैसे वो उसको बताते हैं कि तुम अपनी माँ से शादी करोगे और बाप को मार दोगे, तो वो घर छोड़ के भाग के तो दूसरी स्टेट में चला जाता है और एग्जैक्टली अपने असल माँ बाप की तरफ चला जाता है। तो बेसिलियस भी क्या करता है, अपनी दोनों बेटियों और एक सर्वेंट को और उस एक सर्वेंट की बेटी को और अपनी वाइफ को लेकर अपनी जो आर्केडिया जो उसकी सल्तनत है वो अपने एक दोस्त के हवाले करके कि तुम चलाओ, और मैं ये प्रोफेसी को टालने की कोशिश करता हूँ, ये जो फेट मेरी बता दी गई है मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। और वो एक जगह पे छुप के रहना शुरू कर देता है, एक बिल्कुल देहात में चला जाता है, एक पेस्टोरल प्लेस पे चला जाता है जहाँ डिस्गाइज फॉर्म में वहां रहना शुरू कर देता है, जैसे शेफर्ड रहते हैं, जैसे कि बहुत ही गरीब आदमी वहां पे रहता है। लेकिन ये जो दो प्रिंस हैं ये भी वो वहां पे पहुंच आते हैं, और इन दो जो प्रिंस हैं इनको उन दो बेटियों से लव हो जाता है, पैमेला से, और एक और दूसरी बेटी का नाम मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा। सो दैट अब आगे भी कहते हैं तो आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। अब होता ये है कि जो प्रिंस हैं वो सीधा नहीं कि शिप रैक होने के फौरन बाद ही वो वहां चले जाते हैं, बल्कि वो दूर से जब देखते हैं उन्हें पता चलता है कि ये तो खवातीन यहाँ पे रहती हैं, बहुत खूबसूरत लड़कियां यहाँ पे रहती हैं, तो उन्हें लव हो जाता है। तो वो डिस्गाइज फॉर्म में वहां पे जाते हैं, एक जो है वो शेफर्ड बन जाता है और एक जो है वो वुमन बन जाता है, वुमन एज ए वुमन प्रिंस डिस्गाइज हो जाता है, और वहां पे जाके उन लोगों से मिलते हैं, यानी बेसिलियस किंग से मिलते हैं। तो बेसिलियस जो है वो बड़ा मुतासर होता है, प्रिंस जो जिसको वो लड़की समझ रहा है, औरत समझ रहा है, बेसिलियस को मोहब्बत हो जाती है प्रिंस से, जुड़ के डिस्गाइज फॉर्म में है, और प्रिंस को लव है उसकी बेटी के साथ, और जो दूसरा उसका दोस्त होता है उसको दूसरी बेटी के साथ। तो ये कहानी फिर इस तरह कॉम्प्लेक्स हो जाती है काफी इनके दरमियान। और जो बेसिलियस की वाइफ है, क्वीन है, वो बड़ी जेलस होती हैं कि ये जो अमेजोनियन वुमन एक आई हुई है हमारे यहाँ, इसको किसी तरीके से निकाला जाए। तो एक दफा वो उसको डराती धमकाती है, तो वो अमेजोनियन वुमन जो कि प्रिंस है वो उसे बताता है कि मैं तो एक मेल हूँ, और मैं तो मतलब आपकी बेटी से लव करता हूँ, बल्कि वो उसे बताता है कि मैं तो आपसे लव करता हूँ बेसिकली, और क्यों ना ऐसा करते हैं कि आज रात हम जो है वो एक गार में छुप के मिलते हैं, मैं तो आपके लिए आया हुआ था। तो और वो उसी टाइम पे बादशाह को भी बताता है बेसिलियस को, जो कि उसका ऑलरेडी लवर बन चुका है, क्योंकि एक वुमन की शक्ल में है वो वहां पे, उसे भी वो एज ए फीमेल होके बताती है कि मेरा इरादा है कि आज रात तुमसे गार में मिलूं। तो दोनों से प्रॉमिस कर लेता है, एक से फीमेल बन के एक से मेल बन के। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है गार में रात को मिलने के लिए आते हैं, और वो एक दूसरे से ही मिलते हैं, क्योंकि क्वीन समझती है कि ये किंग नहीं बल्कि ये वही प्रिंस है, और बेसिलियस किंग समझता है कि ये वही अमेजोनियन वुमन है, जबकि वो उसकी अपनी वाइफ होती है।
तो ये कमिट अडल्ट्री वाला वो प्रोफेसी पूरी हो जाती है कि अपनी वाइफ के साथ अडल्ट्री कमिट करेगा। और पीछे से क्या करते हैं कि वो जो प्रिंस है वो उनको धोखा देकर कार में इकट्ठा करके खुद उनकी बेटी को लेके भाग जाता है। लेकिन कहानी और भी पेचीदा यूं है कि क्वीन जो है, जो कि जेलस होती है, वो मिलने इसलिए रात को आती है ताकि वो इस बहाने उसके खाने पीने में, मतलब पानी के अंदर जो है वो किसी बहाने से जहर मिला के उसे पानी पिला देगी रात को। तो वो ऐसे ही करती है और अपने बेसिलियस को ही पानी पिला देती है, ये समझ के कि ये वो प्रिंस है या वो धोखेबाज शख्स है जिसे वो जेलस है। तो वो सुबह जब पता चलता है कि बेसिलियस किंग तो मर गया है, और फिर क्वीन को दिन की रोशनी में ये चीज़ डिस्कवर होती है, तो उसके बाद तो हालात चेंज हो जाते हैं। आर्केडिया के लोग भी आ जाते हैं, जो क्योंकि वो तो छुपे होते हैं डिस्गाइज फॉर्म में, जो कि रह रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है उनका तो बादशाह ही मर गया है। तो वो ले जाते हैं, क्वीन गिरफ्तार हो जाती है, दूसरे प्रिंस भी पकड़े जाते हैं, सारी पार्टीज को पर मुकदमा चलाया जाता है और इनको सजाए मौत देने का टाइम आ जाता है। ट्रीजन में इनको कहते हैं कि इनको मार दिया जाए सबको, दोनों प्रिंस को भी और जो है क्वीन को भी। लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हे पे बेसिलियस जो है वो वापस आ जाता है। तो पता ये चलता है कि बेसिलियस तो कोमा में चला गया था, वो मरा नहीं था, और फिर उसे अचानक जो है वो बच गया है किसी मिरेकल की वजह से, उसे होश आ गया है। और इससे पहले कि ये इतना नुकसान हो जाता, वो आप यानी एंडिंग जो है हैप्पी एंडिंग हो जाती है, और वो सबको माफ कर देता है कि कोई बात नहीं। और पैमेला की शादी जो है वो प्रिंस से कर दी जाती है, और छोटी सिस्टर की शादी भी दूसरे प्रिंस से, क्योंकि उनकी भी आइडेंटिटी का पता चलता है कि वो भी कोई गए गुजरे लोग नहीं है, बल्कि किसी और रियासत के शहजादे हैं। तो आई होप को आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी, मैंने ज़्यादा तेज़ बयान नहीं की होगी। ओके, तो हमने अभी जो है वो आर्केडिया की स्टोरी देखी है, हम इससे आगे बढ़ाते हैं। फिलिप सिडनी का काम अभी आपने देखा, सो इसको पीछे से थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे अलेक्जेंडर ने क्या लिखे। सिडनीज रोमांस टेल द स्टोरी ऑफ द टू प्रिंसेस शिपरेक्ड ऑन द शोर ऑफ आर्केडिया, the home of pastoral poetry. They disguise themselves and fall in love with the daughters of the Basilius, the king. Basilius का मतलब ग्रीक में वैसे भी king, who has withdrawn to live with shepherds in order to avoid the oracle's prophecy that his elder daughter Pamela, ये जो पैमला नेम है ये काफी एको करेगा आगे आपके, shall be seduce his younger succumb to an unnatural love, he commits adultery with his own wife and his son-in-law be accused of his murder. तो ये सारी प्रोफेसीज आपको पता है ये हो जाती हैं, सच साबित हो जाती हैं, जैसे कि ग्रीक में हुआ करता था। After fantastic adventures, some tragic and denouements like those of the Shakespeare's romances, the oracle is technically fulfilled, yet all ends well. लेकिन अच्छी बात यह है कि रोमांस है और फाइनली जो है हर चीज ठीक हो जाती है, हैप्पी एंडिंग है, ये कोई ट्रेजेडी नहीं है। तो हर रोमांस की तरह इसमें लव है, इसमें एडवेंचर है, इसमें जो है वो सस्पेंस है, और फिर फाइनली इसमें म्यूजिक है, इसमें सॉन्ग्स हैं, और फाइनली हैप्पी एंडिंग है। ये सारा जो सारे एलिमेंट्स हैं ये रोमांस के होते हैं। लेकिन यहाँ पे याद होगा कि बच्चे ने पूछा था कि रोमांस सिर्फ नाइट की होंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोई नाइट नहीं मिलता, ये इसको हम कहेंगे कि पेस्टोरल रोमांस है। इन हिज डिफेंस सिडनी सेज दैट, अब नेक्स्ट उसके वर्क की तरफ आ रहे हैं, दैट द वर्ल्ड इज ब्रेजन, द पोएट्स ओनली डिलीवर गोल्डन। सो डिफेंसिव पोएजी लिखनी पड़ी फिलिप सिडनी को, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया तो में जो गोल्डन चीज है डिलीवर करता है, जो ऑर्डर डिलीवर करता है, जो ब्यूटीफुल चीजें लेके आता है। जैसे रोमांस ऊपर उन्होंने जो लिखी, तो हकीकी जिंदगी में तो इस तरह वाकयात नहीं होते हमारे साथ। तो जो ब्यूटीफुल जो वर्ल्ड है, जो इमेजिनेटिव दुनिया है, वो तो पोइट्स देते हैं। वर्ल्ड तो ब्रेजन है। स्टीफन गॉसन एक शख्स है, स्टीफन गॉसन मेक्स, इनको हाईलाइट कर लेते हैं, मेक्स चार्जेस ऑन द पोइट्री विच सिडनी आंसर्स। तो ये एक प्योरिटन थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट होने के बाद उनमें से फिर कुछ प्योरिटन पैदा हो गए थे, जो लोग कहते थे कि प्रोटेस्टेंट भी करप्ट हो गए और इन्होंने जो है वो खराबियां जो है वो पैदा करनी शुरू कर दी। तो वो प्योरिटी ऑफ रिलीजन चाहते थे। वो इनके दरमियान एक ऐसी क्लास पैदा हो गई थी जो रिलीजन में बहुत ज्यादा वो उनको यकीन था, और वो चाहते थे कि
जो क्राइस्ट का प्योर रिलीजन है ना वो वापस आना चाहिए। और ये लोग हर तरह के एंटरटेनमेंट के बहुत खिलाफ थे और पोइट्री के तो बहुत ही खिलाफ थे। ड्रामा भी उन्होंने बंद करवा दिया था आगे चल के। आप देखते हैं कि शेक्सपियर भी बेरोजगार हो गया एक टाइम पे। द चार्जेस आर पोइट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये 4 उन्होंने एतराज किए स्टीफन गोसन की जो बुक में, 4 एतराज। और फिर इनके जवाब आप जानते ही हैं, ऑलमोस्ट पढ़े हुए हैं। चले रिमाइंडर के तौर पे 4 चार्जेस आपको याद होने चाहिए। पोइट्री इज द वेस्ट ऑफ टाइम। पहले तो उन्होंने कहा ये वक्त का ज़िया है मेरा शायरी वगैरह पढ़ना, ये जो रोमांस ने लिखी है सब वक्त का ज़िया है। पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइज। दूसरा ये झूठ ही झूठ है इसके अंदर। इट इज नर्स ऑफ अब्यूज। और दूसरा ये में बुराइयों की तरफ मतलब माइल करती है। एंड प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोएट फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड। प्लेटो की बुक द रिपब्लिक आपको याद होगी, तो यूटोपिया जिसके स्टाइल को कॉपी किया थॉमस मोर ने अपनी बुक के अंदर, तो उसमें कहते हैं कि प्लेटो ने जो पोइट्स हैं उनको अपनी आइडियल वर्ल्ड में नहीं रखा था। तो उन्होंने कहा ये अच्छा ही है कि उन्होंने नहीं रखा था। और प्लेटो ने जो कि नहीं रखा था, इतने बड़े फिलासफर ने, तो फिर ये यकीनन कोई बुरी चीज है। Against these charges, Sidney has answered him in the following ways. Short. Poetry is the source of knowledge and civilized force. उन्होंने कहा ये लाइज का पैक नहीं है, ना वेस्ट ऑफ टाइम है, बल्कि इट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड सिविलाइजेशन फोर्स। To the second charge, Sidney answered the poet does not lie because he never affirms that his fiction is true and can never lie. Lie तो तब आप करते हैं जब आप डिसीव करते हैं, जबकि ये तो एक बताया जाता है कि ये ट्रू स्टोरीज नहीं है, फिक्शन है और आपके एंटरटेनमेंट के लिए। द पोएटिक ट्रूथ्स आर आइडियल एंड यूनिवर्सल। और दूसरी गल है आइडियल और यूनिवर्सल जो ट्रूथ्स हैं उनको कॉपी किया जाता है, अपरेंट रियलिटीज को कॉपी नहीं किया जाता। Sidney rejects the poetry as a source of abuses. To him, it is the people who abuse poetry. उन्होंने कहा ये लोगों को बुराई नहीं करती, लोग बुरे हैं जो अब्यूज, बल्कि पोएट्री को अब्यूज करते हैं, नॉट द वाइस वर्सा। अब्यूजेस आर मोर नर्स्ड बाय फिलोसफी एंड हिस्ट्री देन बाय पोएट्री। और कंपैरिजन ये अपनी बुक में हिस्ट्री और फिलोसफी के साथ करता है और कहता है कि हिस्ट्री जो है वो सच का कहकर झूठ देती है सारे लोगों को, और एक्चुअली तो वो अब्यूज करती है। और फिलोसफर जो है वो कई दफा उनके पास कोई मॉरल वैल्यूज ही नहीं होती, ठीक है। और पोएट्री जो है वो तो सिविलाइज करती है, वो तो बेहतर है इन दोनों चीजों से। एंड सिडनीज व्यूज दैट प्लेटो इन हिज रिपब्लिक वांटेड टू बैनिश द अब्यूज ऑफ पोएट्री, नॉट द पोएट्स। और उन्होंने ये भी करेक्शन किया कि प्लेटो ने अब्यूज ऑफ पोएट्री को, बैड काइंड ऑफ पोएट्री, उसको ब्लॉक किया था, पोएट्स को नहीं। ये सेकंड उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे हमने कहा कि सिटी ने 3 ही काम किए हैं, तो तीसरा जो बड़ा काम उनका है, जो बेहतरीन काम हुआ में, वो है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ये जो उनकी बुक है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज ए स्वीट ऑफ 108 सोनेट्स ऑफ द वेरियस काइंड्स, ठीक है। इसके अंदर 108 सोनेट्स हैं। ये सोनेट आपको याद होगा सोनीटो से निकला है, 14 लाइन पोएम, जो कि पेट्रार्क जिसका मास्टर था उसी को लोगों ने कॉपी किया। और ये अब इमिटेशन का टाइम तो नहीं, अब ओरिजिनल राइटिंग हो रही है, आपको पता है। और यहाँ पे एस्ट्रोफिल एंड स्टेला के नाम से बुक लिखी। मोमेंट्स इन लव ऑफ द स्टार लवर, एस्ट्रोफिल ग्रीक मीन मैस्कुलिन एंड द स्टार स्टेला लैटिन मीन फेमिनिन। सो इसमें जो ये 2 वर्ड अगर हम ब्रेक करें तो एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, एस्ट्रो स्टार, और फिल मीन लव, मीन एस्ट्रोफिल मतलब लवर ऑफ स्टार, तो स्टार का जो लवर है। एंड स्टेला जो है वो लैटिन वर्ड है, ये जबकि ग्रीक वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टार, बेसिकली फॉर स्टार। सो एस्ट्रोफिल जो स्टार लवर हैं और उनका स्टार, ठीक है। तो स्टेला मतलब स्टार जिसके वो लवर हैं। तो ये उन्होंने इसको टाइटल लिया और इसमें 108 सोनेट्स लिखी हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है। 156 सोनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर ने, इनसे खैर ज़्यादा हैं। और पेट्रार्क को आपको याद होगा शायद उनकी 300 भी से ज़्यादा सोनेट्स की बुक है, कैंजनोयर जो है। The setup is literary, but Phil is Sidney's name. A character in the Arcadia's art is called Philicides. Arcadia में character भी है Philicides, और यहाँ फिल जो है यानी वो सिडनी शायद खुद हैं, और स्टेला जो है उनकी बिलावड हैं जिनके लिए वो नज़्में लिख रहे हैं। द डिफेंस इज द फर्स्ट
classic of the English literary criticism, and Sidney the first in the line of the poet critic. Sidney का मकाम डिफेंस की वजह से, डिफेंस ऑफ पोएट्री जो उन्होंने लिखा, इसमें हम इनको कहते हैं ये पोएट क्रिटिक है। पोएट क्रिटिक वो होते हैं जो खुद शायरी भी करते हैं और क्रिटिक भी होते हैं, तो ये उन लाइन में आ जाते हैं। जैसे ड्राइडन भी पोएट क्रिटिक हैं, उसके बाद ड्राइडन ने डिफेंस किया है, फिर जॉनसन ने डिफेंस किया है, डॉक्टर जॉनसन, वो खुद शायर भी थे। तो जिस तरह कॉलरेज हम बता रहे थे कि डिफेंस जो है ना, ये लिखकर पोएट क्रिटिक्स, जो पोएट और क्रिटिक दोनों हैं, हाइब्रिड जो होते हैं, जैसे ड्राइडन है, सिडनी उनमें पहला है, फिर ड्राइडन है, जॉनसन, कॉलरेज, उसके बाद आर्नल्ड आजो के खुद पोएट थे, टीएस इलियट जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया और ठीक है और पोएट्री भी की। इट डिफेंड्स पोएट्री अगेंस्ट स्टीफन गॉसन स्कूल ऑफ अब्यूज। 1579 में उन्होंने ये बुक लिखी थी, स्कूल ऑफ अब्यूज के नाम से, ठीक है, स्टीफन गॉसन। अ प्योरिटन अटैक ऑन द स्टेज एंड पोएट्री, उन्होंने ड्रामा, स्टेज, पोएट्री यानी सारे लिटरेचर पे ये अटैक किया था। और ये बुक इसलिए फेमस हुई कि जो प्योरिटन थे वो इस बुक का यूज करते थे इन चीजों को कंडेम करने के लिए। Its argument is that the poetry that is literature imitates the golden idea, what should be, rather than the brazen actuality what is. It delights and moves us to virtue, unlike tedious philosophy or unedifying history. तो ये भी कुछ और थोड़ी सी कमेंट्री अबाउट डिफेंस ऑफ पोएट्री। Plato's charge that poets lie and corrupt applies to bad poets only. He was an original writer as well as an origin. So these were the three works written by Sir Philip Sidney, जिनमें हमने तीन देखे। एक बुक ऑफ सोनेट्स है जिनमें 108 गालिबन सोनेट्स हैं, और एस्टोफेल एंड स्टेला, और उसके अलावा डिफेंस ऑफ पोइट्री और आर्केडिया, जो कि एक लॉन्ग नैरेटिव, लॉन्ग जो है वो प्रोज वर्क है जिसके अंदर वर्स फॉर्म भी शामिल है, एक रोमांस है। देखते हैं यहाँ इनका जो और असर, एक तो थोड़ा सा हमने अभी देखा भी था कि आर्केडिया का टाइटल टॉम स्टॉपर्ड जो है ब्रिटिश के 1933 में उन्होंने प्ले लिखा, तो उन्होंने आर्केडिया टाइटल लिया, बिल्कुल वही जो इनकी बुक का है। 1649 एट हिज एग्जीक्यूशन चार्ल्स वन, आगे जो चार्ल्स वन का टाइम आएगा, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था चार्ल्स वन को, आगे देखेंगे कि क्या हुआ। चार्ल्स वन रिपीटेड पैमेला's प्रेयर इन प्रिजन, उनके बारे में कहा जाता है कि पैमेला जो दुआएं करती थी, जो लिखी हैं, जो प्रेयर्स लिखी हैं एक्लोग फॉर्म में फिलिप सिडनी ने, वो चार्ल्स वन को याद थी, वो पैमेला की वो बुक। इसका मतलब ये आर्केडिया उन्होंने ना सिर्फ पढ़ा हुआ था बल्कि इसके कुछ पार्ट्स उनको याद भी थे, तो ये एग्जैक्टली वही वाली दुआएं जो है ना वो कर रहा था। इन 1740 रिचर्डसन, आगे रिचर्डसन एक राइटर आएंगे, रिचर्डसन कॉल्ड हिज फर्स्ट नॉवल पैमेला, ठीक है। पैमेला जो है ना, ये एक नॉवल का नाम भी है पैमेला, जिसे कुछ क्रिटिक कहते हैं कि ये पहला नॉवल है, फर्स्ट नॉवल है शायद, रिचर्डसन ने लिखा था। और उन्होंने ये टाइटल जो पैमेला लिया, ये भी बिल्कुल आर्केडिया के करैक्टर से लिया। इसके अलावा 1810 हैजलिट कॉल्ड इट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट ऑफ द अब्यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर अपॉन रिकॉर्ड। 1860 डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैज एज अ हीरो पिप, उनका एक कैरेक्टर है, हीरो भी है पिप कैरेक्टर, जो वो वेनली परसूज एस्टेला, ठीक है, जो एस्टेला के पीछे भागते हैं, एस्टेला, borrowing names of the feature from Arcadia and its title from Astrophil and Stella। और यहाँ पे एस्टेला जो है ना, वो स्टेला के पीछे जाना है, एक फिल का यानी पिप का। To a Protestant patron Sidney himself, the defense is elaborate, patterned on a classical oration and full of humanist learning। ये जब हमने पहले जैसे पास बात की है कि क्लासिकल एलिमेंट्स और ह्यूमनिस्ट जो है एलिमेंट इसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। ओके जी, ये हमारा जो है फिलिप सिडनी, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब हम आगे चलते हैं एडमंड स्पेंसर की तरफ। एलिजाबेथन एज में हमने अभी तक एक पहले बड़े जो हैं आथर को देखा, रेनेसां के अंदर हम सेकंड फेज में हैं, और सेकंड फेज में हमने फिलिप सिडनी को देख लिया अभी तक। उसके तीन काम हमारे सामने आए हैं।
और हमने इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है। एडमंड स्पेंसर की तरफ जाते हैं, जिनका जिक्र हमने ऊपर ही कर दिया था, और इस कंपैरिजन में सिडनी के साथ के सिडनी के मुकाबले में ये ज़्यादा बड़े आतिशुमार किए जाते हैं। और ख़ास तौर पे इनका एक वर्क जो बहुत वर्ल्ड फेमस है, दैट इज़ फेरी क्वीन। He was born in 1552, was a scholarship boy at Cambridge, where he translated sonnets by Petrarch. तो एडमंड स्पेंसर ने भी अपनी जो पोइट्री सीखने का स्टार्ट किया है बाय ट्रांसलेशन ऑफ सोनेट्स बाय पेट्रार्क। तो पेट्रार्क का जो इन्फ्लुएंस आप देखते हैं सारे जो है ना वो पोएट्स के ऊपर हमें नजर आ रहा है। In 1579 he wrote the Shepherd's Calendar। ठीक है, इनकी जो पहला वर्क हमारे सामने आता है दैट इज शेफर्ड्स कैलेंडर है, और इसको डेफिनेटली शेफर्ड की लाइफ होगी, उनके बारे में ये बातें होगी। ये इसके अंदर जो है ना वो 12 महीनों के एतबार से इसके 12 हिस्सों में इस वर्क को डिवाइड किया गया है। फ्रॉम 1580 ही वाज ए कॉलोनिस्ट इन द आयरलैंड राइटिंग द फेरी क्वीन, जो कि आयरलैंड से ये बिलोंग करते थे स्पेंसर। तो उन्होंने वहाँ पे 1580 में ये फेरी क्वीन जो है अपनी शोहरा आफाक जो वर्क है जो नज़्में लिखनी शुरू की। एट रैली प्रॉम्प्टिंग, रैली जो है ये एक और ऑथर हैं, आगे आएंगे, उनके कहने के ऊपर ही पब्लिश 3 बुक्स इन 1590। अपनी इन्होंने 3 जो है बुक्स हैं, यानी इसके 3 हिस्से जो हैं वो पब्लिश कर दिए। एंड गॉट अ पेंशन, और इनको इस बुनियाद पे पेंशन भी मिल गई। क्वीन बहुत खुश हुई, क्योंकि फेरी क्वीन में जो क्वीन है वो तो डेफिनेटली एलिजाबेथ वन है, उस वक्त ये एलिजाबेथन पीरियड है, आपको पता है। और क्वीन जो इसके अंदर है वो एलिजाबेथ हैं एलेगोरिकली। एडिंग 3 मोर इन 1596, 3 और जो है बुक्स ऐड की इसके अंदर। स्पेंसर डेडिकेटेड हिज हेरोइक रोमांस टू द क्वीन। इट इज नाउ द चीफ लिटरेरी मॉन्यूमेंट ऑफ हर कल्ट। उन्होंने अपने ये काम जो है फेरी क्वीन जो है उनका सबसे बेस्ट वर्क, इसके टाइटल में क्वीन है और ये क्वीन वही है जो कि फेरी लैंड की क्वीन है। दिस पोएम इज एक्चुअली अबाउट डिस्क्राइब ए फेरी लैंड which is ruled by the fairy queen, and that queen is, वहाँ पोएम में तो उनका नाम ग्लोरियाना है, ग्लोरियाना। सो ग्लोरियाना इज एक्चुअली एलिजाबेथ वन है। आफ्टर द reigns of her little brother and his sister married to Philip II, Elizabeth came to the throne। ठीक है, एलिजाबेथ अपने छोटे भाई के कुछ अर्सा तो इक़्तिदार उनको मिलता है, फिर इनकी सिस्टर को मिलता है, और उनकी डेथ के बाद स्पेशली जो है एलिजाबेथ थ्रोन पर बैठती हैं, हैंडसम है, क्लेवर है, 25 साल की उम्र में ये क्वीन बन जाती हैं। इट वाज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट सच ए क्वीन वाज इन वांट ऑफ हस्बैंड। तो ये लाइन आप जिन्होंने नॉवल ज़रा अच्छे तरीके से पढ़े हैं उनके ज़हन में ये लाइन आ रही होगी कि ये कहाँ से ली गई है। इट वाज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट सच ए क्वीन वाज इन वांट ऑफ हस्बैंड। किस नॉवल से ये कॉपी किया गया होगा आइडिया, तो ये आपने मुझे बाद में मैसेज में बताना है जो ध्यान से नॉवल वगैरह पढ़ते हैं। एलिजाबेथ टर्न्ड हिज ट्रूथ टू हर एडवांटेज। तो होना तो ये यही लगता है कि वो 25 साल की थी, क्वीन बन गई, अभी शादीशुदा भी नहीं थी, तो कितने ज़्यादा उनको ऑफर आते होंगे। नॉट ओनली इन द फॉरेन डिप्लोमेसी, ईच ईयर ऑन एक्सेशन डे देयर वाज अ टूर्नामेंट एट विच शी प्रिजाइडेड। तो हर साल एक टूर्नामेंट होता था, गेम्स करवाए जाते थे, सारा कुछ होता था। लेडी हुज ब्राइट आईज reigned influence, और इन द टूर्नामेंट इन द चौसर्स नाइट्स टेल, आपको चौसर की नाइट्स टेल याद होगी, जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें भी आपको याद होगा एमिली वाज द प्राइज। उसमें 2 नाइट आपस में लड़ते हैं एमिली के लिए, और फिर टूर्नामेंट करवाया जाता है कि जो जीतेगा तो वो एमिली उसको मिलेगी। तो ये नाइट अपनी कहानी सुनाता है कैंटरबरी टेल्स के अंदर, ये वाली मैंने थोड़ी बहुत आपको रिलेट भी की थी। तो बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह क्वीन जो है वो बैठती हैं और टूर्नामेंट होते हैं, और हर कोई क्वीन को खुश करना चाहता है और आप साबित करना चाहता है कि वो डिजर्व करते हैं क्वीन का हस्बैंड होना या लवर होना।
The prize at accession date tournament was access to the Elizabeth. Philip Sidney, who rode in the list, devised court mask and wrote. फिलिप सिडनी भी कहा जाता है कि उन लोगों की लिस्ट में आते थे जो क्वीन को हासिल करना चाहते थे. Having this day my horse, my hand, my lance guided so well that I obtained the prize. ठीक है, तो ये फिलिप सिडनी की अपनी लाइन भी नजर आती है. डाइड ऑफ ए बुलेट वूंड, और फिलिप सिडनी की डेथ भी फिर एक गोली लगने की वजह से हुई, बुलेट लगी उनको. द लेजेंड ऑफ द वर्जिन क्वीन ग्रीव. ठीक है, और एक वर्जिन क्वीन का जो कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, क्योंकि जब क्वीन एलिजाबेथ ने देखा कि उनके चाहने वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में, फिर उनकी प्रेस्टीज पोजीशन है और हर कोई जो है उनके लिए, राइटर उनके लिए लिख रहे हैं, नाइट्स जो है उनके सामने जो है वो सर झुकाए खड़े हैं, और अपनी इस पोजीशन और पावर और जो इन्फ्लुएंस था, तो एक वर्जिन क्वीन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है. क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ हमें, वर्जिन जो वर्ड है ये हमें रिमाइंड करवाता है वर्जिन मैरी की तरफ, हजरत मरियम की तरफ. वर्जिन मैरी जिनके हजरत ईसा, जिनके बेटे पैदा होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने शादी नहीं की थी और वो बिल्कुल वर्जिन थी, और खुदा ने जो है उनको ये एजाज़ दिया कि क्राइस्ट जो है उनके यहाँ पैदा हुए. तो क्रिश्चियनिटी में जो वर्जिन मैरी का जो रिस्पेक्ट है वो एक इमेज है उनके यहाँ, ये बिल्कुल उस इमेज जो कि पैटर्न मौजूद था वहाँ पे, तो एक वर्जिन क्वीन का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है. उसके अलावा भी जो वर्जिन गॉडेसेस हैं, ग्रीक लिटरेचर में भी ये और रोमन लिटरेचर में भी ये चीज़ हमें मिलती है कि हमेशा ही जो लेडीज जो हैं वर्जिन होती हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो दी जाती है. क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में आपको पता है मेल जो है हमेशा ही ये चाहते हैं कि वो किसी ऐसी फीमेल से लव करें जो वर्जिन हो. दैट इज एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट की हम बात करें, सही गलत की नहीं बात करें. सो अगर आपको यहाँ पे मुझे जो चीज़ इंडियन सिनेमा में भी कभी कभी ये चीज़ नज़र आती है, चूँकि इस टॉपिक से वैसे हट के है, लेकिन मेरा एक एनालिसिस है कि जितनी भी हेरोइन्स हैं सिनेमा के अंदर, जितनी भी हेरोइन्स हैं, ये जब तक गैर शादीशुदा होती हैं इनकी मूवीज़ बहुत हिट जाती हैं, बहुत कामयाब जाती हैं. और फिर हम ये देखते हैं कि जैसे ही ये जो है शादीशुदा हो जाती हैं, मैरिड हो जाती हैं, यानी वर्जिन नहीं रहती, तो लोगों में इनका क्रेज कम हो जाता है, इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती है. और ये बात 12 एग्जाम्पल्स हम इसकी देख सकते हैं. खैर क्वीन ने भी यही ट्रिक यूज़ किया कि उसको एक तो वर्जिन मैरी की जो एक सेक्रेड कॉन्सेप्ट मौजूद था, और फिर इस सिलसिले में आप देखें कि फिर आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि क्या क्वीन ने कभी शादी की, तो जवाब है कि एलिजाबेथ ने कभी शादी नहीं की, बिल्कुल की नहीं. उन्होंने अपना ये जो वर्जिन क्वीन का एक स्टेटस है इसे हमेशा बरकरार रखा. एलिजाबेथ बर्थडे वाज ऑन द फीस्ट ऑफ द नेटिविटी ऑफ द वर्जिन. उनकी बर्थडे भी उसी दिन मनाई जाती थी, वर्जिन वो जो डे मनाते थे. मैरी एंड द सम ऑफ द कल्ट वाज ट्रांसफर्ड टू हर. ये मैरी का, हजरत मरियम का जो है कल्ट है, ट्रांसफर हो गया था. एक हमेशा इमेजेस ट्रांसफर हो जाते हैं समटाइम. देयर वाज ए कल्ट ऑफ वर्जिन्स, जैसे डियाना है जो गॉडेस हैं, हंट्रेस हैं, ये इनको भी कहा जाता था कि अनमैरिड हैं. सिंथिया मिस्ट्रेस ऑफ सीज, वो भी अनमैरिड थी, वर्जिन थी. सिंथिया भी एक गॉडेस हैं रोमन मिथोलॉजी के अंदर, और फिर डियाना रोमन और ग्रीको रोमन मिथोलॉजी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें. इसके अलावा एस्ट्रिया जो है गॉडेस ऑफ जस्टिस, वो भी अनमैरिड थी, वर्जिन थी. तो वर्जिन गॉडेसेस को हमेशा ही ज़्यादा पसंद किया जाता है. तो चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं एक पोर्ट्रेट, जो कि उस ज़माने में कैमरे नहीं होते थे, तो हम तस्वीर तो नहीं उनकी एज इट इज़ तस्वीर तो नहीं दे सकते, लेकिन हाथ से बना हुआ एक पोर्ट्रेट है. ये है जो आपके सामने, ये एलिजाबेथ वन है, जिनकी वजह से एलिजाबेथन पीरियड भी था, और फिर ये क्वीन, वर्जिन क्वीन के नाम से भी मशहूर हुई. और फेरी क्वीन की क्वीन भी यही है. देख सकते हैं इनका रिच और डेकोरेटेड जो इन्होंने क्लॉक और लिबास पहन रखा है, ज्वेलरी लगी हुई है इसके ऊपर. क्वीन है, जाहिर है क्वीन एलिजाबेथ वन.
द अर्मीन पोर्ट्रेट 1585 का है, एट्रीब्यूटेड टू द विलियम सैगर। द अर्मीन इज एन एम्बलम ऑफ चैस्टिटी, ठीक है, चैस्टिटी का एम्बलम है अर्मीन, और ये उनका पोर्ट्रेट है। वर्जिन और चैस्टिटी का कॉन्सेप्ट को ये ओन कर रही हैं इसके अंदर। सो जो क्वीन के एडवाइजर थे और उसके जो कोएटर थे, दे न्यू अबाउट द इमेजेस, उनको पता था, क्वीन के जो एडवाइजर थे, कि आपका जो इमेज है क्वीन का, एक वर्जिन क्वीन का, इन्हें बरकरार रखना है और उससे इनको ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल एडवांटेजेस मिले। द आर्म्ड लेडी ब्रेटोमार्ट जो है, जो ब्रेटोमार्ट, लेडी ब्रेटोमार्ट जो फेरी क्वीन के अंदर एक कैरेक्टर है, is a figure of the Elizabethan uniting Britain and the Mars, basically. Sir Walter Raleigh, pronounced Raleigh, wrote Elizabeth a long poem, The Ocean to Cynthia. आगे हम वाल्टर रेली को भी देखेंगे अलग से, लेकिन चलें अभी भी यहाँ भी आपको पता चल गया। वाल्टर रेली ने भी अपनी एक पोएम लिखी है, जो यकीनन जो है इसमें एक सिंथिया कौन है, यकीनन क्वीन है एलिजाबेथ। ओशियन टू सिंथिया उन्होंने एक पोएम लिखी। द क्वीन फिगर्स एज द क्रूअल बिलव्ड, द पोएट हीरो एज ए नाइट एरेंट सर्विंग हिज इंपीरियल एंड इंपीरियस मिस्ट्रेस। दिस political recreation of the courtly love also informs Spencer's adaptation of the chivalric romance. जैसे कि मैंने ये बात आपको एक्सप्लेन की अभी थोड़ी देर पहले। So medieval Arthurianism had enjoyed a new popularity in Italy. बिल्कुल उसी टाइम पे इटली के अंदर जो आर्थर के जो रोमांसेस थे, जो आर्थर के जो रोल है, जो आर्थर के जो नाइट के की जो बुक्स हैं, एरियोस्टो एक और आर्थर बिल्कुल एलिजाबेथन एज में इटली के अंदर मौजूद थे, ऑरलैंडो फिरियोसो और टैसोस रिनाल्डो, ये दो वर्क जो है ना काफी फेमस हुए थे, और ये दोनों रोमांसेस थी। तो जैसे कि हम कह रहे थे ना कि इंग्लैंड अब चाहता था कि वो भी क्लासिकल लिटरेचर प्रोड्यूस करे और किसी से कम ना हो ये लोग, तो ये दोनों नज़में बड़ी फेमस हुई जो कि बेसिकली रोमांसेस थी, ये दोनों वर्क फेमस हुए। द प्यूरिटन स्पेंसर वांटेड टू ओवरगो दीज पोएम्स, स्पेंसर चाहता था कि वो इससे ऊपर जो है ना वो जाए, इन पोएम से बड़ी लिखी है। बिल्ड ए नेशनल मिथ, द ट्यूडर्स वर डिसेंडेड फ्रॉम द ब्रिटिश किंग ऑफ whom आर्थर वाज द ग्रेटेस्ट। तो इस पोएम में इसने क्या किया, वही काम किया जो वर्जिल ने एनियड में किया था। वर्जिल ने जब एनियड लिखी तो वो भी अपने एम्परर के लिए लिखी थी, ठीक है, अगस्टस के लिए लिखी थी, किंग अगस्टस जो सबसे स्ट्रॉन्ग एम्परर गुजरा है रोमन एरा के अंदर। तो उसने उसको ना सिर्फ उसके अंदर डेडिकेट किया, बल्कि उस कहानी में एनियड में जैसे हमने पढ़ी हुई थी, लिंक को जोड़ा कि रोमन्स जो हैं वो ट्रॉय से बिलोंग करते। एनियड जो है वो आया था और उसने बुनियाद रखी थी न्यू रोम की, न्यू ट्रॉय की, और रोम की बुनियाद रखी थी। तो लिंक जो है वो बनाया इनके दरमियान, यानी लिनेज जो है वो क्रिएट किया। बिल्कुल फेरी क्वीन में भी किसी हद तक एलिजाबेथ की जो है लिनेज है, ट्यूडर फैमिली जो है, इनको उन्होंने लिंक किया आर्थर के साथ, कि आर्थर आपको पता है बहुत फेमस थे, सो एक ग्रेटेस्ट जो वॉरियर है उसके साथ इसको लिंक किया। एपरेंटली इनका ब्रिटिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ट्यूडर आपको पता फैमिली डिसेंडेंट है फ्रॉम फ्रेंच के साथ है, लेकिन स्पेंसर ने जो है एक नया काम किया और इनके ख़ानदान को आर्थर के ख़ानदान के साथ जाकर मिलाया और इंग्लैंड को एक फेरी लैंड डिक्लेयर किया उसके अंदर, और जिसकी फेरी क्वीन है और जिसमें जस्टिस है, जिसमें इंसाफ है और खूबसूरती है और अमन है और कोई दुख और परेशानी नहीं है। Elizabeth, other name in the poem as the most royal queen and the empress is Gloriana, जैसे मैंने आपको बताया था ग्लोरियाना इनका नाम है। मीन यहाँ पे आपको ये ग्लोरियस क्वीन से भी यहाँ टच मिल सकता है। The 12th book was to have described the 12 days of the Gloriana's annual feast, ठीक है, रिच डिस्क्रिप्शन है ग्लोरियाना की, उसके एनुअल फीस्ट की और उसके दरबार की और उसकी खूबसूरती की, खूब गीत गाए गए हैं इसके अंदर। तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हमें नजर आती हैं। एलिगोरिकल पोएम है बेसिकली, इसमें सारी चीजें ओरिजिनल कैरेक्टर्स की तरफ हमें इशारा करती हैं। देयर आर 6 बुक्स ऑफ द 12 कैंटोस, ठीक है, 6 किताबें इन्होंने लिखी थी और अभी और लिखनी थी,
तो 12 कैंटो के करीब. Each of about 59 line stanzas, the poem runs to about 33,000 lines. 33,000 लाइनें अभी लिख चुका था. शॉर्टर देन आर्केडिया. आर्केडिया से फेरी क्वीन अभी छोटी है. और बायरन्स डॉन जुआन और डिकन्स डेविड कॉपरफील्ड, बट लॉन्गर देन द इलियड. इलियड से अभी भी बड़ी है. अभी तो आधी लिखी थी फेरी क्वीन स्पेंसर ने, लेकिन इलियड पोएम से ये बड़ी है. लेकिन आर्केडिया और बायरन का जो वर्क है डॉन जुआन उससे छोटी है, और डिकन का जो है डेविड कॉपरफील्ड. तो इनको भी नाम आप याद रख लीजिएगा. अभी अपने आने वाले टाइम पे हम बायरन के वर्क को भी देखेंगे, डिकन के, डेविड कॉपरफील्ड का भी जिक्र करेंगे. एंड 3 times longer as long as मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है तो ये 3 गुना बड़ी है फेरी क्वीन. अभी इनकम्प्लीट है, ये ज़हन में रखिएगा. अभी तो ये मुकम्मल ही नहीं हुई और कर नहीं सका था. स्पेंसर रोट ओनली हाफ ऑफ दीज फर्स्ट 12 बुक्स, 1/4 ऑफ द ग्रैंड प्लान, बट ही डाइड इन 1599. और अभी ये लिख ही रहा था और इनकम्प्लीट थी कि उसकी डेथ हो गई. The Fairy Queen and the Arcadia, both printed in 1590, are the first major works in English literature since La Morte d'Arthur. तो ला मोर्टे d'Arthur किसने लिखा है, याद है आपको? देखते हैं किसको याद है, अभी मैसेज कीजिएगा. ली मोर्टे d'Arthur जो है किसने लिखा था. और फेरी क्वीन हमें नजर आता है और आर्केडिया ये बिल्कुल मोर्टे d'Arthur के लेवल के हमें वर्क बाद में प्रोड्यूस होते नजर आते हैं. बट द पॉपुलैरिटी ऑफ द आर्केडिया एंडेड विद द 18th century. इट्स प्रोज वाज टू आर्टिफिशियल फॉर हैजलिट. अब हैजलिट आगे एक प्रोज राइटर आएंगे, वो आर्केडिया को इतना पसंद नहीं करते. फेरी लैंड इज द वर्ड फर्स्ट फाउंड इन स्पेंसर. ठीक है, फेरी लैंड जो है ना, ये वर्ड भी सबसे पहले स्पेंसर ने इजाद किया था और यूज किया था इंग्लैंड के लिए. बुक 1 बिगिंस विद द फेरी लेड in the morning weeds, riding on a white ass, and with dwarf behind her leading a warlike steed. Description है फेरी लेडी की जो कि एक warlike steed है. And knights, enchantresses, hermits, dragons, floating islands, castles of the brass, many हैरान कौन चीजें जो हमें इसके अंदर हमें मिलती. The legacy of the Spencer is a style. और स्पेंसरियन जो स्टेंजा है वो भी इन्होंने यहाँ पे याद किया, एक नया स्टेंजा भी जिसे स्पेंसरियन स्टेंजा कहा जाता है, जिसे बाद में रोमांटिक्स काफी फॉलो करते हैं. कीट्स बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं, वो भी हम देखेंगे क्या चीज है. विच enchants us into this world. Fairyland is a word which was found in Spencer, और स्पेंसरियन स्टेंजा भी है. कुछ नई चीजें उन्होंने नए वर्ड्स भी बनाए. और उसके अलावा एक वाकई एक फेरी लैंड है जहाँ पे एन्चेंट्रेस हैं, हर्मिट्स हैं, ड्रैगन्स हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, castles of brass हैं. और इनका स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट था. और his aim was not to lull us to sleep but to allow us to dream. basically dreams contains surprises, a dream like condition. और फिर ड्रीम में जैसा कि होता है हैरान कौन चीजें. the fairy land, the ethical truths beneath Spencer's continued allegory of the dark conceit are doubtfully construed. Spencer's 12 private moral virtues have not been found in Aristotle. और इन्होंने जो virtues और जो morality की बात की है, ज़ाहिर है वो हमें अरिस्टोटल के स्टाइल में तो नहीं मिलती हैं. His moral sense, however, is usually clear and often simple. Yon, the hero of the book 2, represents temperance. At the end of the book, he reaches the island of Acrasia, or unruliness, जहाँ पे कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है. An earthly paradise of the erotic love. At the gates, he is tempted by the 2 wanton girls sporting in a fountain, encouraging him to pluck the rose of the love. तो एथिकली उसका टेस्ट होता है कि क्या वो साबित कदम रहता है या नहीं. तो एक मॉरल एलेगरी है काफी ज्यादा. फॉर स्पेंसर, एथिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कोहेल्स. उसके ख्याल में ये चीजें अलग नहीं है. एथिक्स हो, रिलीजन हो या पॉलिटिक्स हो, ये बिल्कुल एक हैं, उनको साथ लेके चलना चाहिए. सिंस इट इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट, इंग्लैंड वाज द यूनाइटेड प्रोटेस्टेंट वर्चुअस नेशन. तो ये उसने कॉन्सेप्ट को प्रोपोगेट किया. द फेरी क्वीन इज इट्स एज ग्रेटेस्ट पोएटिक मॉन्यूमेंट. तो अपने टाइम का ये सबसे बड़ी
कमाल की नज़म समझी जाती है। स्पेंसर वॉज लव्ड बाय द मिल्टन एंड द रोमांटिक्स। स्पेंसर को जो कॉपी करते हैं वो है रोमांटिक्स, खासतौर पर मिल्टन ने भी इसको काफ़ी कॉपी किया, और आने वाले फिर रोमांटिक एज में तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। बट इन द 18th सेंचुरी अगस्टस एज इन्फ्लुएंस फेडेड। अगस्टस एज में ज़ाहिर है क्लासिकल आ गया, हम देखेंगे रोमांटिक और क्लासिक का फ़र्क, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं थी इतनी, आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। Poets followed the major clarity of the Ben Jonson, who remarked Spencer in affecting the ancients, he writ no language. तो बेन जॉनसन के ज़ाहिर बड़े क्रिटिक साबित हुए स्पेंसर के, और कुछ लोगों ने यानी रोमांटिक्स ने इन्हें पसंद किया है, तो क्लासिक ने इनको बुरे तरीके से पेश आया इनके साथ। मसलन बेन जॉनसन क्या लिखते हैं, इन अफेक्टिंग द एंशियंट्स ही रिट नो लैंग्वेज। This echoes Sidney's objection to the old rustic style of Shepherd's calendar. Spencer's adaptation of the style suited to the medieval romance, preferring a modern elegance to the Gothic extravagance. तो हमें इसमें वो Gothic extravagance नजर आता है, मसलन घोष नजर आते हैं, castles नजर आते हैं, एक suspense नजर आता है। Gothic poems which used to are adopted Spencer's stanza were James Thompson's Castle of Indolence, William Wordsworth, Resolution and Independence, Lord Byron, Childe Harold's Pilgrimage, and John Keats, Eve of Saint Agnes. So Saint Agnes, ये जो 3-4 पोएम्स की मैंने बात की, ये सारे रोमांटिक पोइट्स हैं, उनकी पोइट्री में हमें स्पेंसर का इन्फ्लुएंस नजर आता है। लेकिन अगस्टन एज में ये क्लासिकल जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इससे मुतासिर नहीं होते। A recent editor called the poem Fairy Queen, अभी जो लेटेस्ट कहते हैं वर्जन है उसमें ये स्पेलिंग यूज किए हैं, did away with Spencer's old spelling where he could, but antiquity was the part of Spencer's aim. स्पेंसर तो के स्पेलिंग आपको पता है फेरी क्वीन के डिफरेंट है, उन्होंने नए स्पेलिंग अडॉप्ट नहीं किए थे, एंटीक्विटी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया था, मिडल एजेस का जो जॉनरा है वही उन्होंने यूज किया और वही स्टाइल लेके आए वापस। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ द फेरी क्वीन। और स्पेंसर के दो ही वर्क हमें बड़े मिलते हैं, शेफर्ड्स कैलेंडर एंड द फेरी क्वीन, जो कि एक पॉलिटिकल एलिगोरिकल पोएम है। उसके बाद जो हम देखेंगे सर वाल्टर रीले, लेकिन ये हम कल देखेंगे, आज हमारा चूंकि टाइम ओवर हो चुका है। सो अभी हम एलिजाबेथन एज में आज हमने रिव्यू किया है कुछ ऑथर्स का, जिसमें हमने फिलिप सिडनी के 3 वर्क देखे हैं और 2 वर्क्स हमने देखे हैं स्पेंसर के। और ये अभी हम नॉन ड्रामेटिक वर्क्स को देख रहे हैं, ड्रामा से हटकर जो काम किया गया है। इस एज में जो ड्रामा का काम है उसे हम सेपरेटली देखेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट भी और बहुत इन्फ्लुएंशियल